बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है। पाँचों स्टोरीज़ बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं और इसमें मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी भी शामिल है। ये 10 अगस्त के बाद चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब क्या करने लगे हैं, प्लान लीक हो गया है, लीक कैसे हुआ है, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल है। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस तरह के कड़ाकेदार किस्म के इंकशाफात हैं। ये ऐसी स्टोरी है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी अदालत से भाग गए, उनकी वीडियो भी आ गई भागने की। असद उमर का एक काशिफ अब्बासी साहब के साथ एक इंटरव्यू हुआ, उसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए उन्होंने। और कल से यूथिए असद उमर को गालियां दे रहे हैं, नंगी गालियां। इस पे भी बात करनी है। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है भाई, एक बहुत अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग का किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और इस मीटिंग में पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं समझता हूँ कि अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही एक वेबसाइट काफ़ी अरसे के बाद, यानी सालों बाद बहाल हो गई है। ये कुछ मैसेज है, कुछ इशारा है, कोई पैगाम है, क्या चक्कर है, इस पे भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बात करनी है भाई, हमने 100 यतीम बच्चों को स्कूल भेजना है। 200 यतीम बच्चियों और बेवाओं को सिलाई मशीनें देनी हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता करें कि जहाँ जिस तरीके से आपने अपना कुर्बानी का जानवर, क्योंकि मैंने कहा उसमें बहुत जल्दी, अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो मेरी टीम के लिए भी मुश्किलात ना हो। और आपने जिसने कहा हुआ है कि जी हमारे ज़िम्मे किया है, वो जल्दी ही करें। ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। और दूसरी बात ये है, ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का बैंक अकाउंट खुल चुका है। ये आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। और जनाब, इस पे आप यकीन कीजिए हमने क्या किया, पापड़ बेले हैं वो हमें पता है। मेरा एक जो है ना ट्रस्ट तो खुल गया, काफ़ी अरसा हुआ। उसके बाद जिस तरीके से बैंक अकाउंट में हमें जिस तरह की प्रॉब्लम, पता नहीं क्या किया, को हज़ारों चीज़ें हमने दी। और फिर उसके बाद जो है ना वो भी जिस तरीके से, फिर मैं इसका कभी डिटेल बताऊंगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये बैंक अकाउंट भी खुल गया है। लेकिन अगर फ़र्दर मालूमात दरकार हों तो आपने मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है। और जो कुर्बानी के लिए वो जिसने भी अपनी कुर्बानी ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत करवानी है, वो इस नंबर पर रब्ता करे। आ जाएँ भाई। 10 अगस्त के बाद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का क्या प्लान है, वो क्या करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है, ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये प्लान कहाँ बनाया गया, ये ज़मान पार्क में बनाया गया। ज़मान पार्क में बनाया गया और ये प्लान एक किसी यूथी सहाफ़ी के ज़रिए आउट हुआ है या लीक हुआ है, या जिस तरीके से भी पता चला है। कुछ यूथी सहाफ़ियों को की मीटिंग में भी इमरान ख़ान साहब के साथ डिस्कस हुआ था। और इसको प्लान को बनाने में कौन कौन शामिल है ये आपको पता चल जाएगा। ये प्लान ये था कि 10 अगस्त देखें, उसके बाद, और ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अब ये प्लान लीक आउट हो गया है, ये लीक हो गया है। और दूसरी बात ये है कि ये प्लान हुकूमत को भी पता चल गया है। अब हो सकता है कुछ बहुत सही और भी किस्म की तब्दीलियाँ आएँ, कुछ बयानात भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जी हाँ, हो सकता है कि कुछ। अब ये असम्बली 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और बताया यही जा रहा, दोस्त कुछ बता रहे थे कि जी 10 अगस्त को या 11 को या 12 को या 9 को इस तरीके से तहलील कर दी जाएगी। क्योंकि अगर 13 अगस्त को वो असम्बली तहलील हो तो फिर आपको मिलती है मुद्दत 60 दिन, यानी अपनी मुद्दत पूरी करके अगर असम्बली तहलील हो तो फिर 60 दिन में इलेक्शन कराने होते हैं। और अगर अपनी मुद्दत से एक दिन भी पहले अगर तहलील हो तो फिर 90 दिन में इलेक्शन कराने होते हैं। तो एक महीना हुकूमत को, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट को और मिल जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ने वो कोई इलेक्शन की तारीख़ और आगे कर दी तो फिर कुछ और भी। लेकिन अब जो है आ रही हैं ना मालूमात, ये कुछ और हैं। बताया जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब
10 तारीख के बाद उन्होंने कहा कि जब ये असम्बली डिज़ाल्व होगी, अगर ये 13 अगस्त से चंद दिन पहले डिज़ाल्व होती है तो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं को जेल में डालो, किसी भी तरीके से कुछ मुकदमात में पुराने मुकदमात बहाल करो, कुछ भी करो। और आर्मी चीफ जनाब सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ भी एक महाज खोलो, केसेस खोलो और उनकी उस अपॉइंटमेंट को लेकर ये प्लान है और उनके ख़िलाफ़ भी सरगर्म हो जाओ। ये प्लान लीक हो गया और उसके बाद बताने वाले बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने मुबैना तौर पे कहा है देखा जाएगा, फिर मैं गिरफ़्तार होता हूँ या कुछ भी होता है, ये बात की बात है। ये उनकी आखिरी एफ़र्ट है एक तरह से, और उन्होंने एक बिल्कुल जैसे होता है ना जाते जाते, क्योंकि अलवी साहब तो आपको पता है वैसे भी वो 8 तारीख को 8 सितंबर को जा रहे हैं और अब वो वैसे हज पे भी जा रहे हैं। तो लेकिन बंदियाल साहब के बारे में कुछ अर्सा पहले, यानी हफ़्ता 1-2 हफ़्ते पहले कहा गया कि जी बंदियाल साहब ने कह दिया है कि मुझे आप इज़्ज़त से रिटायर होने दें और बस मैं अब कुछ नहीं करूँगा वगैरह वगैरह। उससे पहले भी उन्होंने पावरफुल लोगों के साथ बहुत बड़े वादे किए और वो मुकर गए, और जो पावर कॉरिडोर है वो उन पर एतमाद नहीं कर रही। ये हर किसी को पता है कि वो उन पर एतमाद नहीं करते और वो कहते हैं कि ये बहुत सारे वादे करके मुकर गए। इन्होंने जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वादे किए और जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वादे किए और ये हर दफ़ा अपने वादों से मुकर गए। बताने वाले ये बता रही हैं, ठीक है। और उन्होंने आपको पता है कि अभी कुछ अरसा पहले वज़ीर कानून साहब ने कहा कि जो हमने जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ले आए हैं तो हम इस पर माफ़ी मांगते हैं, मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ, और उन्होंने सॉरी किया। लेकिन अब वो निजी महफ़िलों में भी हर जगह पे कह रही हैं। बाद में पता चला कि जनाब असल में जनरल बाजवा साहब ने इनको कहा था कि आप ये कर लें, आप जूनियर जजेस, बंदियाल साहब ने वादा किया है कि वही होगा जो आप चाहेंगे या जो हुकूमत, मैंने किसी किस्म की कोई रुकावटें पैदा नहीं करनी। और जब वो जूनियर जजेस आ गए तो फिर रुकावटें पैदा करनी उन्होंने शुरू कर दी। अच्छा, मैं इस पर तजिया भी देता हूँ, मैं इस पर फर्दर मालूमात भी। पहले मैं ये बता दूँ कि जो चीज़ें लीक आउट हो गई, जो लीक हो गई हैं और जो प्लान लीक हुआ है वो जिसने भी किया है हुकूमत तक भी पहुँच गई है। अब आपने मौलाना फजल रहमान साहब का भी बयान सुना होगा, कुछ और लोगों का भी, कि असम्बली की मुद्दत बढ़ाई भी जा सकती है। उसकी वजह यह है कि यही इसी वजह से मैंने कुछ उस सोर्स से सवालात भी किए। मैंने कहा जी आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये हुकूमत जहाँ से पावर डिराइव कर रही है, जहाँ से पावर ले रही है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट से ले रही है, वो तो हाफिज़ साहब से ले रही है, वो तो पावर कॉरिडोर कंट्रोल टावर से ले रही है। तो फिर उसके बाद अगर ये हुकूमत नहीं भी होगी, निगरान हुकूमत होगी, उन्होंने कहा नकवी साहब निगरान हुकूमत कमज़ोर हुकूमत होती है। ये एक दूसरे से पावर डिराइव करते हैं और आपको पता है कि वहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल थे उस इदारे में भी, और हाफिज़ साहब ने उन मसाइल पर कंट्रोल पा लिया और अभी तक भी वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और वही बात है कि अपनी मंजी तले डांग फेर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को कोर्ट मार्शल का भी सामना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 40 के करीब कुछ लोग हैं जिनको कोर्ट मार्शल का सामना है, तो ये मामूली बात नहीं है। तो ये इस वजह से जस्टिस बंदियाल साहब का ये पक्का प्लान है कि 10 के बाद, और उन्होंने फिर साथ जो गुफ्तगू की तो फिर मुझे पता चला कि जी वाकई ठीक कह रहे हैं कि जी देखें ये हुकूमत इस वजह से मजबूत है क्योंकि इसके साथ पार्लियामेंट है। सेनेट तो वैसे ही परमानेंट बॉडी है, वो तो खैर तहलील भी नहीं होती, लेकिन इसके साथ पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है। तो जब अगर कौमी असम्बली तहलील हो गई, आपने देखा कि हुकूमत के जितने भी वज़रा या वज़ीर आज़म जितने भी थे, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर जजेस को जो ख़ास तौर पे यहम ख्याल बेंच और बंदियाली बेंच जिनको कहा जाता है, उनको पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर सीधी सीधी सुनाई उनकी। मतलब यहाँ तक कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब ने तो उनको फ़िरौन तक भी कह दिया, और भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, वो आपने सब ने सुना। तो वो इसलिए कि उनकी सारी पावर पार्लियामेंट का फ्लोर था, तो इस वजह से कि वो पावर जिधर से भी डिराइव कर रहे हो, लेकिन जो कानूनी, इसी वजह से तो वो किसी को उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि यार अगर तौहीन अदालत का नोटिस दिया तो फिर ये सिर्फ वज़ीर आज़म को या काबीना को नहीं देना होगा, ये फिर पूरी पार्लियामेंट को, और ये बहुत बड़ा फटा पड़ जाना है। तो ये फिर अगर वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, भले वो मोहसिन बेग साहब होते हैं या कोई और होते हैं, कोई भी हो, तो लेकिन बात ये है कि वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट बजाते खुद एक बड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट होती है,
डिसीजन मेकिंग में भी बड़ी कमज़ोर होती है, उसके अख्तियारात भी उतने नहीं होते जितने एक आइनी कानूनी हुकूमत के इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो होती तो वो भी आइनी कानूनी है लेकिन इलेक्टेड नहीं होती, तो वो भी इलेक्टेड हुकूमत के जो अख्तियारात होते हैं वो नहीं होते। तो इस वजह से वार करने का पक्का प्लान है कि जी आर्मी चीफ पर भी वार किया जाए। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि अगर ये पार्लियामेंट चाहे तो हो सकता है इस हुकूमत की मुद्दत भी बढ़ जाए, पार्लियामेंट की मुद्दत भी बढ़ जाए, इकनॉमिक एमरजेंसी के तहत भी और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके तहत बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि तब तक कम से कम बढ़ाया जाए कि जब तक बंदियाल साहब रिटायर नहीं हो जाते और फिर जस्टिस कादी फैज़ीसा आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना इलेक्शन अनाउंस किया जाए वगैरह। अगर ये, और मैंने कहा अगर ऐसा ना हुआ, उन्होंने कहा जी अगर ऐसा ना हुआ तो पहले कोई अरेंजमेंट होगा। मैंने आपको मुतादिद वीडियोज़ में बताया, मैंने कहा आप लोग कहते थे कि ये कल हुकूमत गई, ये कुछ 4-5 ऐसे मौके आए, उन्होंने कहा कि जी आपने भी सुना, मैंने भी, और मेरी वीडियोस भी गवाह हैं, इधर ये मौजूद है मेरी वीडियोस जो मुझे कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। मैंने कहा कि जी अगर बंदियाल साहब, मेरे पास ऐसी मालूमात हैं कि अगर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने इस हुकूमत को तौहीन अदालत में उड़ाया तो वो उससे पहले उनको उड़ाएंगे, मतलब वो फारिग करेंगे, और वो जिस तरीके से, चाहे वो उनको एग्जेक्टिव आर्डर से फारिग करना पड़े या जिस तरीके से भी, बहुत सारे प्लान थे। खैर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो न्यूज़ सच साबित हुई। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ और उनको तौहीन, उन्होंने इलेक्शन करवाने से बिल्कुल इनकार किया, फंड्स देने से भी इनकार किया, सिक्योरिटी देने से भी इनकार किया उसमें। अब मेरे पास ये मालूमात हैं कि नो डाउट कि कुछ भी हुआ इलेक्शन से पहले तो फिर वही होगा। क्यों इलेक्शन से पहले, मैं क्यों कह रहा हूँ, लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब ने मुलाकात की है चीफ जस्टिस साहब से आज, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट समेत बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं और उधर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और फौरी तौर पे अब लोग कुछ बता रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स भी, बाकी लोग भी, कि वो जो कहा जा रहा था कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है ये हो सकता है ईद के बाद फिक्स हो, वो अब ईद से पहले फिक्स हो रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि बंदियाल साहब एक मरतबा फिर वो अपना उसी रविश पर, उसी डगर पर वो अपना चल रहे हैं, और जिस तरीके से वो चलने की कोशिश और जिस तरीके से उन्होंने वो सारा कुछ इंतशार को और साथ ही तावन करना और साथ ही एक जैसे होता है ना मुआवनत करना, वो फिर उन्होंने नहीं छोड़ी और वो फिर मुबैना तौर पे उसी तरीके से साथ लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब, ये दोनों चले हुए कारतूस हैं। मुझे तो हैरत है कि एतजाज़ एहसन जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को छोड़ दिया था, ये तो बेनज़ीर साहबा की एक मैं समझता हूँ कि बड़ा दिल था कि जब ये दोबारा आए तो उन्होंने दोबारा इनको पार्टी में शामिल कर लिया, अदरवाइज़ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। इसी तरह से लतीफ़ खोसा साहब, आज मैं देख रहा था उनको, जनाब लतीफ़ खोसा साहब को वाल ऑफ शेम बनाई है पीपल्स पार्टी पंजाब ने, वाल ऑफ शेम कहा है कि उस वाल ऑफ शेम में कुछ और चेहरे भी हम लगाएंगे, लेकिन इस वाल ऑफ शेम में सबसे पहली फ़ोटो, पहली तस्वीर लतीफ़ खोसा साहब की लगी है। इससे ज़्यादा बेइज्जती और इससे ज़्यादा बेशर्मी हो नहीं सकती खोसा साहब के लिए कि इतने सीनियर वकील और इतने सीनियर सियासतदान और उनको अपनी पार्टी वाल ऑफ शेम पे लगा रही है। तो ये बड़ी हैरत की बात है। असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब अदालत से भाग गए 9 मई के एक मुकदमे में, उनका एक सेशन कोर्ट ने अदालत से अपना ज़मानत खारिज की। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़मानत उनकी खारिज हुई क्यों, क्योंकि 2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी से भी इमरान खान नाराज़ हैं और 3 दिन पहले ये अभी आए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, असद उमर से उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, असद उमर से उन्होंने बात भी नहीं की, वो भी खफा हैं। तो इसी वजह से खान साहब अगर खफा ना होते तो इनकी कभी बेल नहीं खारिज होनी थी। खैर, बेल खारिज हुई और उन्होंने भागना शुरू कर दिया, इतना तेज़ दौड़ना शुरू किया, वो दौड़ते दौड़ते, ये भाई जो दौड़ है ना PTI की, ये कोई सियासी मरूसी दौड़ है। वो आपने देखा कि इमरान खान साहब अपने ही इंटरव्यू में बता रहे थे कि मुशर्रफ के ज़माने में पुलिस आई और मैं जनाब इतना तेज़ भागा, मैं अपने बीमार वाले, ये हामिद मीर साहब के साथ उन्होंने इंटरव्यू, मैं अपने बीमार वालिद को भी मैंने छोड़ा, उस वक़्त उनके वालिद साहब बीमार थे और अल्लाह बख्शे, और बहनों को भी अकेला छोड़ा और 3 दीवारें फैलान के मैं भाग गया।
भाई अगर मुशर्रफ के ज़माने में पुलिस आती और आपको पकड़ भी लेती तो कौन सी क़यामत आ जाती, मुझे बताए ना। उसके बाद भी तो आप रहे थे 9 दिन जेल में। अगर कौन सी ऐसी क़यामत आ जाती कि मुशर्रफ के ज़माने में अगर आपको पुलिस पकड़ लेती। लेकिन वो दीवारें फैलान के वो इस तरीके से भागे हैं। ये अभी रिसेंटली कल परसों भी भागे हैं, जो वो अपना नासिर इकबाल साहब ने बताया, कल इस पर मैंने स्टोरी भी की थी, ये भी भागे हैं। फवाद चौधरी साहब जिस तरह से भागे हैं, वो आपको उनका भागना बड़े अच्छे से याद है, वो किस स्पीड से भागे हैं और 4-5 दफ़ा गिरे भी हैं, वो भी भागे। अब ये भी भागना शुरू कर दिया असद उमर साहब और कुरैशी साहब ने। भाई ये भागतों की पार्टी है, ये पता नहीं किस तरीके की दौड़ लगाते हैं, ये मैदान से भागने वाले लोग हैं। ये इस तरह से असद उमर का एक इंटरव्यू हुआ काशिफ अब्बासी साहब के साथ, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए। इंकशाफात उन्होंने इतने बड़े किए, उन्होंने कहा कि जनाब, और कल से यूथ ही असद उमर को यहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं, और वो इस तरह गालियाँ दे रहे। इंकशाफात ऐसे किए कि असद उमर साहब ने कहा कि जो पॉलिसी थी ना, जो स्ट्रेटजी थी खान साहब की, मैं उस स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करता। मैं 9 मई से पहले भी इस स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं कर रहा था, और 9 मई के बाद तो हद ही हो गई। तो मैं इस वजह से, तो फिर काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे पूछा कि वो कौन सी स्ट्रेटजी, तो उन्होंने कहा जी टकराव की जो पॉलिसी है, जो टकराव की स्ट्रेटजी है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसके साथ मैं इमरान खान का साथ नहीं दे सकता। अब यूथ ही उन्हें गालियां दे रहे हैं कि जी आप तो हर फैसले में शामिल थे, ये थे वो थे। उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जी हमने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, 80% लोग हमारे इस्तीफ़े नहीं देना चाहते थे, लेकिन खान साहब ने ज़बरदस्ती इस्तीफ़े दिलवाए। उन्होंने कहा जनाब कि हमने ये असम्बलियाँ तोड़ी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, 99% जो MPAs थे वो नहीं तोड़ने के हक़ में थे। जो हमारे MPAs थे, जो इलेक्टेड लोग थे, काफ लीग के तो 100% थे। उस वक़्त के वज़ीर आला यानी साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा था कि जनाब 99% लोग इस पर एग्री नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी खान साहब ने वो असम्बली तोड़वा दी। और भी बहुत सारे उन्होंने इंकशाफात किए, लेकिन वो बात वही है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना। अब क्या मौका याद आया अपने मुंह पे मार लेंगे। उस वक़्त अब सारे बोल रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ ही उनने किया। तो मैं कहता हूं कि आपकी हिम्मत को शाबाश है कि आप भी जिस तरीके से सारे ढीठ बन के उनके साथ खड़े रहे। आ जाएं भाई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा इकनॉमिक प्लान है। वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर निगरानी, ज़ेर सदारत ये मीटिंग हुई है। वज़ीर आज़म साहब चारों वज़राए आला और आर्मी चीफ़ और वफाकी वज़रा भी, सूबाई वज़रा भी इसमें शामिल हुए। बाकी आई थिंक अभी तक कोई इतलात नहीं है कि कंट्रोल टावर की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई और जर्नैल आया हो, मतलब चेयरमैन जॉइंट चीफ़ आया हो या ISI चीफ़ आया हो या कोई DG या कोई भी, इस तरह से कोई नहीं है, ठीक है ना। कोर कमांडर्स कोई नहीं आए। यानी कि ये मीटिंग थी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर साहब आएँ, और ये बहुत बड़ा इकनॉमिक प्लान वज़ीर आज़म साहब ने भी तकरीर की। इकनॉमिक प्लान भी बहुत बड़ा बना, और इस इकनॉमिक प्लान का ऐलान हुआ है पाकिस्तान को गर्दाब से निकालने का। लोग कह रहे हैं कि इसका कोई 6 महीने पहले से ये बन रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब ये, क्योंकि अगर IMF नहीं दे रहा तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो प्रोग्राम ठप हो जाएगा। अब चाइना की तरफ से सब कुछ मिल रहा है, $1 अरब आ चुका है, बाकी भी आ रहे हैं, और चाइना ने और भी बहुत बड़ा वादा किया है। चाइना यहाँ पर 1200 मेगावाट का एक एटमी बिजली घर लगा रहा है पाकिस्तान में, जिससे जो तकरीबन $3.5 अरब, और इसमें सबसे बड़ी बात कि आर्मी चीफ साहब ने भी तकरीर की है, और उन्होंने भी यही कहा है कि आर्मी की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से हुकूमत की पूरी मुआवनत होगी। ये मुआशी प्लान, यानी पाकिस्तान को मुआशी एतबार से उठाना है। और उन्होंने बिल्कुल जनाब, चाइना हमें अरबों डॉलर देने के लिए तैयार है, और बिल्कुल आप लेने के लिए तैयारी करें। जो अरबों डॉलर आपको देने के लिए जो बंदा तैयार है, जो मुल्क तैयार है, आप उनको यूटिलाइज सही करें। और अब की बार जो सीरियसनेस, जो संजीदगी दिख रही है हमें, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई।
یہ اس طرح کی خوشخبری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا، پاکستانی بہت ہی سنجیدہ طریقے سے ایفرٹ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنرل باجوہ صاحب نے اگر یہ اکانومی فوج سے ٹھیک ہوتی تو پھر پچھلے اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کر لیتی۔ بھائی پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے کے دیا۔ اب عمران خان نے آگے 3-4 ارب ڈالر کا قرضہ بانٹنا شروع کر دیا اپنوں میں، اور ان کو قرض حسنہ کے طور پہ دینا شروع کر دیا۔ اب وہ تو ذمہ دار نہیں تھے نا۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی کہے بندہ کہ جی جنرل باجوہ نے اگر ان کو جو قرضہ آپ کا 2018 تک 30,000 ارب تھا لائبلٹیز کے ساتھ، وہ قرضہ جب خان صاحب گئے ہیں عدم اعتماد کے نتیجے میں، وہ کوئی 52-53 ہزار ارب پہ پہنچا ہوا تھا۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو خان صاحب نے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ 1947 سے لے کر 2018 تک قرضہ چڑھائے پاکستان پہ 30,000 ارب، یہ فگر چیک کر لیں آپ، اسٹیٹ بینک کے بھی آپ یہ فگر چیک کر لیں، ٹھیک ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے بھی، اسٹیٹ بینک کے بھی، سرکار کے فگر چیک کر لیں۔ 1947 سے لے کر 2018 تک پاکستان پر قرضہ تھا 30,000 ارب، اور 2018 سے لے کر اپریل 2022 تک پاکستان پہ قرضہ چڑھا یہ 53 ہزار ارب، یعنی 30,000 ارب 1947 سے 2018 تک، اور 2018 سے 2022 تک 23 ہزار ارب، 24 ہزار ارب چڑھ گیا قرضہ اس پہ۔ تو اب انہوں نے تو قرضہ یو اے ای سے بھی لے کے دیا، چائنا سے بھی لے کے دیا، سعودی عرب سے بھی لے کے دیا، اور بھی بہت ساری جگہوں سے انہوں نے لے کے دیا، یہاں ورلڈ بینک سے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، آئی ایم ایف سے بھی فیسیلیٹیٹ کیا، وہ بہت کچھ انہوں نے کیا۔ اب خان صاحب نے آگے قرضہ کا کباڑہ نکالنا شروع کر دیا، کوئی پنکی کھا گئی، کوئی گوگی کھا گئی، کوئی مانکا کھا گیا، کوئی 4 ارب ڈالر قرض حسنہ کے طور پہ چلے گئے، پتہ نہیں اور کون کون کھا گیا، سمجھ نہیں آتی۔ میگا پروجیکٹس ایک نہیں لگایا، مہنگائی کم نہیں ہوئی، اوپر چلی گئی۔ تو انہوں نے تو کر کے دیا تھا وہی، اگر حافظ عاصم منیر صاحب، سید عاصم منیر صاحب بھی وہی کر رہے ہیں کہ جی چائنا نے بھی کہا ہے، سعودیہ نے بھی کہا ہے۔ اب پاکستان کی مدد کو کون رہے ہیں؟ چائنا، سعودیہ، یو اے ای، قطر، یہ آ رہے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کے قرضے بھی اتریں گے اور پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے، نو ڈاؤٹ۔ میں کبھی بھی نہ کہتا، ہوا ہے نا 30% 35% تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے نا، 17.5% ہوا ہے نا۔ پنجاب کے پینشنر کہہ رہے ہیں جناب ہماری تنخواہ میں کم، میں تو حیران ہوں کہ وفاقی پینشنر کہہ رہے تھے ہماری کم ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ خیر جتنا بھی ہوا تو ہے اضافہ، اتنے 4 سالوں میں نہیں ہوا تھا جتنا ان کا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے روس سے تیل آیا ہے یا نہیں آیا؟ روس سے LNG آئی ہے یا نہیں آئی؟ آذربائیجان سے اب LNG آئے گی یا نہیں آئے؟ اب آپ خود بتائیں نا، بہت کچھ نا۔ یہ جو گیس کا جو ڈیٹ تھا وہ اترا ہے یا نہیں اترا، ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جو یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل، کوکنگ آئل آدھے قیمتوں پہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اب یہ ایک اور بات ہے، یہ تو آپریشنل بات ہے۔ میں خود بھی وزیر اعظم صاحب کو میں لکھوں گا بھی، صحیح ٹویٹ بھی کروں گا، اس کے ذریعے بھی کہہ رہے ہیں کہ جن یوٹیلیٹی سٹورز پر نہیں مل رہے وہاں پہ، یہ آپریشنل چیزیں ہیں نا، ان کو تو وہ ٹھیک کرے گی حکومت، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن حکومت نے تو اناؤنس کر دیا ہے۔ اور یہ برانڈ کے بھی جتنے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پہ آئل ہیں، کوکنگ آئل یا گھی، برانڈز والے بھی، ان کے بھی کمی آ گئی ہے۔ تو ہوا ہے نا بھائی، اتنے عرصے میں جس نے کباڑہ نکال کے رکھ دیا تھا، 1 سال میں، اور انتشار کو بھی انہوں نے بھگتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آٹا بھی بہت اس میں مفت تقسیم ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اور دوسری ایک ویب سائٹ کھل گئی ہے بھائی، وہ ویب سائٹ کھلی ہے MQM کی، MQM.org۔ یہ وہ ویب سائٹ نہیں ہے جو MQM پاکستان کی ہے، یہ MQM انٹرنیشنل کی ویب سائٹ ہے۔ میں نے 1-2 دن پہلے اس کو کھول کے دیکھا، ابھی تو میں نے ویلاگ بنانے سے پہلے نہیں کھولی، لیکن کچھ اور بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، خود MQM کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ویب سائٹ کھل گئی، اور یہ ویب سائٹ پاکستان میں کھل گئی ہے۔ یعنی بند تھی 2016 کے بعد، جو الطاف حسین صاحب نے جو نعرہ لگایا 22 اگست 2016،
پاکستان کے خلاف. پھر یہ ویب سائٹ بند ہو گئی تھی پاکستان میں, اور پھر اس کے بعد اچانک یہ ویب سائٹ کو کھول دیا گیا ہے. اس ویب سائٹ پر الطاف حسین صاحب کی تصویریں, ان کے سٹیٹمنٹس, ان کے جناب کچھ ویڈیوز وہ بھی اپلوڈ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اب یہ کوئی اشارہ ہے, کوئی ڈیفینیٹلی کوئی پیغام ہے کسی کو, کیونکہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ الطاف حسین صاحب اگر ہوں تو پھر وہ سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں, ادروائز وہ سیٹیں پھر ادھر ادھر چلی جائیں گی کوئی, تو وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر سیٹوں کو روکنا ہو تو پھر الطاف حسین کو کوئی اجازت دے رہا ہو, پتہ نہیں پالیٹکس کی. خیر اس پہ میں بڑی تفصیل سے بعد میں بات کروں گا. کچھ ہو سکتا ہے سنا اور کچھ دوست ناراض ہو جائیں کہ یار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو خیر اس ویب سائٹ کا کھل جانا بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات نہیں, بہت بڑا اشارہ بھی ہے, بہت بڑا پیغام بھی ہے کسی کو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.